नमस्कार स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मेरी बातों को समझ रहे होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं कॉमन एरर्स पर, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से छपवाया है। 180 सेंटेंस पर हम पहले बात कर चुके हैं, 181वें सेंटेंस से इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत होगी। शुरू करने से पहले जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं। और सिंटैक्टिकल एनालिसिस से मेरा मतलब है कि सेंटेंस में लिखे हुए प्रत्येक वर्ड का क्या फंक्शन है, उस फंक्शन के आधार पर उसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, वो सेंटेंस के दूसरे शब्दों को या पूरी सेंटेंस की स्ट्रक्चर को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, या यूं कहिए कि किस ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को फॉलो किया जा रहा है, किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए, इन सब चीजों पर यहां पर बात या डिस्कशन होने वाला है। शुरू करने से पहले मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि हम किरण पब्लिकेशन का 2023वां एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। अगर आपके पास दूसरा एडिशन है तो आप सीक्वेंस को अपने हिसाब से मिला सकते हैं। लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, टाइम टेकिंग आपको लग सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये टाइम रिड्यूसिंग है। देखिए, आपके सामने ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें गलती ढूंढने से पहले आप इसका एनालिसिस कीजिए। और एनालिसिस से मेरा मतलब है कि वर्ड टू वर्ड देखते हुए चलिए कि कौन सा वर्ड किस फंक्शन में है और उस फंक्शन के आधार पर उसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, और वो वर्ड किसी दूसरे वर्ड से किस तरह से जुड़ा हुआ है, किस तरह के कनेक्शन में है। देखिए, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है ही, आपको पता है ये एक प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन के कुछ लिमिटेड फंक्शंस हैं कि प्रोनाउन इस भूमिका में सेंटेंस में रह सकता है, और वो लिमिटेड फंक्शन है कि या तो ये प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है सेंटेंस में, या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अब देखो, ये जो मैं कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूँ ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब हिंदी में मतलब होता है, या कॉम्प्लीमेंट का हिंदी ट्रांसलेशन होता है पूरक। पूरक मतलब जो पूरा करता हो किसी के मीनिंग को, और किसके मीनिंग को, वो इससे पहले लिखा रहता है सब्जेक्ट। यानी कि अगर आप ही को कॉम्प्लीमेंट कहोगे तो जिसके लिए कॉम्प्लीमेंट आया होगा वो सब्जेक्ट, और वो लिंकिंग वर्ब जो इसको लिंक करने के लिए आई होगी वो इससे पहले लिखी हुई मिलेगी। तो इससे पहले ना तो कोई लिंकिंग वर्ब लिखी हुई है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट तो कहा नहीं जा सकता। अगर हाँ इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लिखी होती तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट कंसीडर कर सकते थे, लेकिन ये तो सेंटेंस का पहला ही वर्ड है। उसी प्रकार से अब देखिए, इसके ऑब्जेक्ट होने की संभावना है कि नहीं है। ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी वर्ड या कोई भी प्रोनाउन या कोई भी नाउन अगर ऑब्जेक्ट कहा जाएगा पूरी इंग्लिश ग्रामर में, तो दो ही कंडीशन में कहा जा सकता है, या तो इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब लगी हो या प्रीपोजिशन। अब इससे पहले ना तो कोई ट्रांजिटिव वर्ब है ना ही कोई प्रीपोजिशन, तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है जी। देखिए, आपको मैं फिर से समझा देता हूँ, ये मैं पहले के लेक्चर्स में, पहले के सेशन में लगभग हर बार मैं ये बताता हूँ। जब भी मेरे सामने कोई प्रोनाउन या नाउन आता है सेंटेंस में लिखा हुआ, मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताता हूँ कि नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट हो सकते हैं, या ऑब्जेक्ट, या कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट लिखे हुए आते हैं लिंकिंग वर्ब के साथ। लिंकिंग वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब लिंक करने के लिए लगाई जाती हैं कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से। अभी जब कोई लिंकिंग वर्ब सामने आएगी तो मैं उसको समझाऊंगा किस तरह से है। फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर इस प्रोनाउन को कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करोगे तो उसी सिचुएशन में कर सकते हो जब इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी हो। लिंकिंग वर्ब इससे पहले कोई लगी नहीं है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है नहीं। अगर ऑब्जेक्ट किसी नाउन प्रोनाउन को कंसीडर करोगे पूरी इंग्लिश ग्रामर में, तो तभी कर सकते हो जब वो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो। हाँ, ये दो कंडीशन सिर्फ ये पूरी इंग्लिश में ऐसी हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट आते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसकी वजह से उनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखना पड़ता है उनके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अभी कोई ट्रांजिटिव वर्ब आने तो सामने, मैं फिर खोल के इस चीज़ को समझाऊंगा, है ना। और प्रीपोजिशन सेंटेंस में लगाई जाती हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए। प्रीपोजिशन सेंटेंस में किसी नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए लगाई जाती हैं, और वो नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद लिखा रहता है, और इसी नाउन प्रोनाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कह दिया जाता है। कोई प्रीपोजिशन आएगी तो अभी समझाऊंगा बात को। फिलहाल आप इतना समझिए कि इसे ऑब्जेक्ट हम तब कह सकते थे जब इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगी होती। लगी है क्या? नहीं, ये तो सेंटेंस का पहला ही वर्ड है, तो ऑब्जेक्ट ये है नहीं। फिर तो निश्चित तौर पर ये अब सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा।
भाई ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, फिर तो निश्चित तौर पर ये क्या है, सब्जेक्ट ही है। इतनी बात यहाँ पर तय हो गई कि ही एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन उसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया और सब्जेक्ट हो गया उसका फंक्शन। अब आगे बढ़ेंगे। 5 मिनट हमने 3 मिनट या 5 मिनट हमने इस वर्ड को दिए, भले ही ये छोटा सा वर्ड है लेकिन हमने दिए, क्योंकि हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेस्ट करना है, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है इज। अब ये जो इज लिखा हुआ है ये बी की फॉर्म है, और बी का इसका मैं बता दूं, ये जो बी है ये हेल्पिंग वर्ब भी हो जाती है और मेन वर्ब भी हो जाती है। जब ये मेन वर्ब होती है तो लिंकिंग नेचर की वर्ब होती है, और जब ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो मेन वर्ब के साथ आएगी। भाई हेल्पिंग वर्ब होगी तो मेन वर्ब के साथ आएगी हेल्प करने के लिए। देखिए अब आप इसको सोचिए कि हेल्पिंग वर्ब होती है तो मेन वर्ब के साथ आती है, और इसको आपने हजारों बार देखा होगा। जैसे मैंने लिखा सी इज सिंगिंग, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा सी इज सिंगिंग, सिंगिंग यहाँ पर मेन वर्ब है और इज हो गई हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि ये हेल्प करने के लिए आई है। हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हेल्प करने के लिए आती हैं। किसकी हेल्प करने के लिए आती हैं? मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती हैं। किस चीज़ में हेल्प करती हैं? भाई हेल्पिंग वर्ब कहा जा रहा है इनको क्योंकि हेल्प करने के लिए आती हैं, मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती हैं। लेकिन मेन वर्ब की किस चीज़ में हेल्प करती हैं? आप किसी की हेल्प करते हो तो किसी चीज़ में तो करते हो। आप उसकी पढ़ाई में हेल्प कर देते हो, आप उसकी फाइनेंशियली हेल्प कर देते हो, पैसे दे देते हो, ठीक है, आप उसको कोई सलाह दे देते हो, आपने उसकी सलाह दे के हेल्प कर दी। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, इसीलिए उनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। और मेन वर्ब को मेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेंटेंस का जो मेन एक्शन है, जो मेन टास्क है, उसको यही वर्ब रिप्रेजेंट करती हैं। सेंटेंस का जो मेन टास्क है वो सिंग है, ये इज मेन नहीं है। तो इसको मेन वर्ब कहने के पीछे और क्या मतलब हो सकता है ना? चूंकि ये मेन टास्क को, मेन एक्शन को या मेन एक्टिविटी को रिफर कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए इसको मेन वर्ब कहा जाता है। और ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती हैं, तो किस चीज में आती हैं? ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती हैं टेंस या स्टेट को एक्सप्रेस करने में। अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस का टेंस क्या है, तो आप इस हेल्पिंग वर्ब को देखकर ही कहोगे कि सर ये प्रेजेंट टेंस में है। अगर मैं यहाँ पर हाथ रख दूं, इसके ऊपर अगर मैंने हाथ रख दिया था शुरू में ही, तो आप इसको बता सकते थे क्या कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है? अब सोचो, मैं आपसे कह दूं कि ये जो सी इज सिंगिंग लिखा हुआ है ये प्रेजेंट में है, इसको पास्ट में कर दो, तो आप क्या करोगे? सी वाज सिंगिंग कर दोगे। मैं आपसे टेंस चेंज करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन आपने हेल्पिंग वर्ब कर दी, इसका वाज कर दिया। इसका मतलब ये क्लियर है कि हेल्पिंग वर्ब टेंस को एक्सप्रेस करने में या स्टेट को एक्सप्रेस करने में, वर्ब के टेंस या स्टेट को एक्सप्रेस करने में मेन वर्ब की हेल्प करती है। इन शॉर्ट ये समझिए, तो हेल्पिंग वर्ब होती तो हेल्प करने के लिए आती, मेन वर्ब की टेंस या स्टेट को एक्सप्रेस करने में। और अगर खुद मेन वर्ब होगी तो लिंकिंग नेचर की वर्ब होगी। लिंकिंग नेचर की वर्ब भी लिंकिंग नेचर की वर्ब होती है और सारे लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब भी होती है। अब देखो लिंकिंग नेचर की वर्ब कैसे होती है। जैसे ये लिखा सी इज अ टीचर, इस सेंटेंस में ये जो इज थी हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्प करने के लिए आई थी सिंगिंग की। लेकिन क्या इस सेंटेंस में सी इज अ टीचर में इज को अभी भी आप हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो? अगर अभी भी आप इसको हेल्पिंग वर्ब कहोगे तब तो ये हेल्प करने के लिए आई होगी। किसकी? मेन वर्ब की। कोई मेन वर्ब है क्या इस सेंटेंस में सी इज अ टीचर में जिसकी हेल्प करने के लिए आ सकती है? इट मीन्स अब ये हेल्पिंग नेचर की नहीं है, अब ये एक्चुअली में हेल्पिंग नेचर की नहीं है, अब ये खुद एक मेन वर्ब है। बिना मेन वर्ब के सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि सेंटेंस में दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स अब्सेंट हो जाए, लेकिन मेन वर्ब हमेशा रहेगी। बिना मेन वर्ब के सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि सेंटेंस में नॉन प्रोनाउन ना हो, एडजेक्टिव ना हो, हेल्पिंग वर्ब ना हो, एडवर्ब ना हो, प्रीपोजिशन कंजंक्शन ना रह सकते हो, आर्टिकल ना हो, डिटर्मिनर ना हो, लेकिन मेन वर्ब के बिना सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है सी इज ए टीचर, यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। और ये जो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब भी लिंकिंग नेचर की वर्ब है। अब देखो लिंकिंग नेचर की वर्ब लगाई जाती हैं
कॉम्प्लीमेंट को ये जो कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, पूरक मतलब जो पूरा करता हो, किसको, मीनिंग को पूरा करता हो। किसके मीनिंग को पूरा करता हो, सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता हो। ये सब्जेक्ट है, इसके मीनिंग को पूरा करता हो। ठीक है, ये आपके सामने कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। इस कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करने के लिए लिंकिंग वर्ब लगाई जाती है। ये बात मैं पिछली वीडियोस में कई बार बता चुका हूं, तो आज की वीडियो में इसको इतना समय नहीं देंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि इस वर्ब को, इसको आप हेल्पिंग वर्ब कहोगे या मेन वर्ब कहोगे। भाई मेन वर्ब है तो लिंकिंग नेचर की वर्ब है। देखो ये जो आगे आपके लिखी है एडिक्टेड, इस पर डिपेंड करेगा। इस अब देखो मैं क्यों, मैं जानता हूं कि मैं पिछली 20 वीडियोस में हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब आपको 20, 25 या 30, 40 बार समझा चुका हूं, लेकिन मैंने ये दोबारा क्यों बताया आपको, क्योंकि अब इसका यूज है, अब इसका इस्तेमाल है। इसको हेल्पिंग वर्ब तब कह सकते हो, या इस वर्ब को हेल्पिंग वर्ब तब कह सकते हो जब एडिक्टेड को मेन वर्ब कंसीडर करोगे। अगर एडिक्टेड को मेन वर्ब कंसीडर कर लोगे तो इसको हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो। लेकिन अगर एडिक्टेड मेन वर्ब नहीं है, वो कुछ और है, तो अब इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते। भाई अगर एडिक्टेड को मेन वर्ब कंसीडर किया जा सकता है तो फिर इसको हेल्पिंग वर्ब कंसीडर किया जा सकता है, और फिर ये हो गई हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। लेकिन अगर एडिक्टेड को मेन वर्ब कंसीडर ही नहीं किया जा सकता तो फिर इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कंसीडर किया जा सकता, फिर इसी को मेन वर्ब कहना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो एक मात्र यही वर्ब बची सेंटेंस में, फिर तो इसी को मेन वर्ब कहना पड़ेगा। तो ये जो एडिक्टेड है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं आप कि ये जो एडिक्टेड आपके सामने लिखी है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये कुछ और है। देखिए समझ लेते हैं। आसान सा दिखने वाला सेंटेंस है, लेकिन इतने 5 शब्दों का सेंटेंस भी बहुत कुछ अपने अंदर समेटे हुए है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, समझाने के लिए, जानने के लिए। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो आप अपने को कमज़ोर कर देते हैं फंडामेंटल लेवल पे, फिर उसके बाद तो भगवान ही मालिक है। देखिए मैं आपको बता दूं एडिक्ट के बारे में। ये जो एडिक्ट वर्ड है, ADDICT, ये जो एडिक्ट वर्ड है, ये वर्ब भी है और नाउन भी है। ठीक है, एडिक्ट जब नाउन होता है तो इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु इज एडिक्टेड। कोई भी जो पर्सन है जो किसी चीज़ का आदी है, सिगरेट का, शराब का, या किसी और अच्छी या बुरी आदत का, तो उसको कहा जाता है एडिक्ट। उस पर्सन को मैं लिख देता हूं, अ पर्सन हु इज एडिक्टेड। लेकिन जब ये वर्ब है तो इसका मतलब है टू बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग, है ना, किसी चीज पर डिपेंडेंट होना। या फिर इसका मीनिंग ये हो सकता है टू यूज समथिंग, या टू डू समथिंग, किसी चीज को यूज करना है, कोई चीज करना, टू यूज समथिंग या टू डू समथिंग एज अ हैबिट, आदत की तरह किसी चीज को करना या किसी चीज का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये है एडिक्ट वर्ब का मतलब। अब देखो जब एडिक्ट वर्ब है, जब एडिक्ट वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बन सकती है, और एडिक्टेड अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म बन सकती है तो वो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आके पैसिव स्ट्रक्चर भी बना सकती है। ठीक है, और बी को लिंकिंग वर्ब भी कंसीडर किया जा सकता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, लेकिन चलिए दोबारा बता देता हूं। वापस सेंटेंस पे आइए। देखिए आपके सामने सिचुएशन ये है कि ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, सिनेरियो जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये बी है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है।
अब इस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आपके सामने आए, जब भी पूरी इंग्लिश ग्रामर में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके सामने आए, तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। पहली तो ये कि ये पैसिव हो सकता है, पैसिव स्ट्रक्चर हो सकती है। पैसिव स्ट्रक्चर भी यही होती है भैया, बी की फॉर्म होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। पैसिव स्ट्रक्चर की ये पहचान होती है। जहां भी ग्रामेरियंस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को देख लेते हैं, वो आंख बन के पैसिव स्ट्रक्चर कहने लगते हैं, और होती भी यही है। लेकिन एक संभावना और होती है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, जो लगती तो पैसिव स्ट्रक्चर की है, ऐसा लगेगा कि ये पैसिव स्ट्रक्चर लिखी हुई है, लेकिन पैसिव मीनिंग कन्वे नहीं करती वो, तो इसलिए उसको पैसिव स्ट्रक्चर ना मान के कुछ और मानना चाहिए। और क्या कुछ और क्या मानना चाहिए? ये मानना चाहिए, देखिए बी को लिंकिंग वर्ब और प्लस एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव कौन सा? वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल के बारे में सुना है क्या आपने? पास्ट पार्टिसिपल, देखिए जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर जाती हैं। जैसे मैं यहां पर लिख सकता हूं, एक्सपीरियंस्ड टीचर, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड। अब देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टीचर्स नाउन हो गया। अब इसके लिए क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। फूड हो गया नाउन, प्रोसेस्ड मतलब रेडीमेड, जिनको प्रोसेस किया गया हो, एक प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया कर लिया गया हो। जैसे हमारे कुकीज़ होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, चिप्स आते हैं, लेज वगैरह के कुरकुरे, ये जो प्रोसेस्ड फूड में आते हैं, ये नाउन हो गया। और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये आई क्यों है, क्यों लगी है? ये लगी है इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। तो अगर इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए लगी है, तो नाउन मॉडिफायर के रूप में यूज़ हो रही है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आ रही है। तो किसी भी वर्ड को अगर वो नाउन को मॉडिफाई करता है तो हम एडजेक्टिव ही कंसीडर करेंगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव हो रही है तो ये है क्या? पास्ट पार्टिसिपल, है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है किसी फ्रेज या क्लोज या सेंटेंस में, तो उसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे। आप लिखते हो रोस्टेड चिकन, ये जो लोग चिकन ना खाते हो, आप लिखते हो रोस्टेड पीनट्स, है ना। तो पीनट्स नाउन हो गया, रोस्टेड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव हो रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि पीनट्स को बताने के लिए आया है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया है। तो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव हो रही है तो उसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। अब एक बात सोचो, आप लिखते हो सी इज पुअर, आप ऐसे भी लिख देते हो सी इज अ टीचर। यहां पे आपने इस नाउन फ्रेज को कॉम्प्लीमेंट बनाया हुआ है इस सब्जेक्ट का, और ये लिंकिंग वर्ब लगाई है लिंक करने के लिए। यहां पर आपने इस एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट बनाया हुआ है इस सब्जेक्ट के लिए, और इस यहां पर लगाई है लिंकिंग वर्ब। जब आप एडजेक्टिव के रूप में पुअर लिख सकते हो, तो एडजेक्टिव के रूप में आप सी इज एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो, ठीक है। इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप एडजेक्टिव यानी कि कॉम्प्लीमेंट बनाकर लिख सकते हो। अब सिचुएशन आपके सामने ये होती है, जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा सी इज एजुकेटेड, या फिर आपने लिखा द चेयर इज ब्रोकन, ठीक है, या आपने लिखा द वर्कर्स आर टायर्ड। ये 3 सेंटेंस आपने लिखे। अब देखो आपके सामने सिचुएशन ये होती है कि ये जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहां पर भी है
और इज ब्रोकन में भी है और आर टायर्ड में भी है, इस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को सेंटेंस की पैसिव स्ट्रक्चर मानी जाए, ये कहा जाए कि ये लिंकिंग वर्ब है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव यानी कि पास्ट पार्टिसिपल हो रही है। दोनों ही संभावनाएं होती हैं, दोनों ही बातें आ सकती हैं दिमाग में। तो ये पता करने के लिए ना इसको एक्टिव में बना के देख लिया करो। अगर पैसिव वॉइस संभव होगा, अगर ये पैसिव वॉइस हो रही होगी, पैसिव स्ट्रक्चर लिखी होगी, तो इसका एक्टिव भी संभव होगा, एक्टिव स्ट्रक्चर भी संभव होगी। देखो सी इज एजुकेटेड को अगर हम एक्टिव में लिखने की कोशिश करें तो मान लेते हैं कि समवन लगा हुआ है, समवन एजुकेटेड, EDUCAT, समवन एजुकेट्स है ना, एजुकेट्स ही तो लिखूंगा, इज लगा हुआ है, समवन एजुकेट्स हर, सही है। एजुकेट्स ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, पैसिव संभव है ना। सी इज एजुकेटेड पैसिव हो गया और एक्टिव हो गया समवन एजुकेट्स हर। तो अगर ये एक्टिव संभव है इसका, तो उसको पैसिव कंसीडर किया जा सकता है। इसको देखो क्या लिखोगे, समवन ब्रेक्स द चेयर, इसका भी एक्टिव संभव है। क्या इसका एक्टिव संभव है? क्या ऐसे लिख सकते हो आप, समवन टायर्स द वर्कर्स, समवन टायर्स द वर्कर लिख सकते हो क्या आप? नहीं लिख सकते। ये मीनिंगफुल नहीं हुआ। और ये मीनिंगफुल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो टायर वर्ब है इस मीनिंग में, इस सिचुएशन में इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट तो लेगी नहीं, तो इसलिए जब हमने इसका एक्टिव बनाया तो यहाँ पर ये इस ऑब्जेक्ट को लेने में फेल हो गई। ऑब्जेक्ट ये ले नहीं सकती थी, नाउन फ्रेज ले नहीं सकती, लिखी नहीं जा सकती थी इसके बाद में। तो इसको पैसिव इसलिए कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि इसका एक्टिव भी मीनिंगफुल नहीं है। जब इसका एक्टिव मीनिंगफुल नहीं है तो इट मीन्स ये पैसिव फॉर्म नहीं होगी। अब ये जो आपके सामने लिखी है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब की वर्ब, टायर ट्रांजिटिवली भी यूज हो जाती है लेकिन इस मीनिंग में वो इंट्रांजिटिवली है। तो ये जो टायर्ड आपके सामने लिखी है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, इसको इस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कंसीडर करना ज़्यादा सही होगा पैसिव वॉइस मानने के बजाय। यानी कि ये जो आर लिखा है आपके सामने ये लिंकिंग वर्ब कंसीडर करोगे आप और इस टायर्ड को कहोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। अब देखो डिफरेंस है, यहां पर इस बी को आप हेल्पिंग वर्ब कह लोगे और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को कह लोगे मेन वर्ब। इसको जब हमने एक्टिव में कन्वर्ट किया तो एजुकेट्स ही तो थी हमारी मेन वर्ब, यहां पर भी वो मेन वर्ब है। ये बी आ गई हेल्पिंग नेचर की वर्ब टेंस के हिसाब से। लेकिन अब इस सिचुएशन में ये जो आर है जहां पर आप इसको पैसिव कंसीडर नहीं कर रहे हैं, आर अब ये लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब होती है मेन वर्ब। और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसको अब मेन वर्ब कहने की बजाय आप पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव कहोगे और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये जो स्ट्रक्चर है मैं इसको हर बार खोल के समझाता हूं और ये हर बार स्टूडेंट्स को धोखा दे देती है। यहां पर वापस आते हैं सेंटेंस में। अब देखिए ही इज एडिक्टेड, अभी आगे को तो छोड़ दीजिए, अब हमें तय ये करना है कि ये जो बी की फॉर्म लिखी है और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है इसको हेल्पिंग वर्ब मान के इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म माने और ये कह दें कि ये पैसिव वॉइस है। अगर पैसिव वॉइस मानोगे तो इसका एक्टिव भी संभव होगा। भाई अगर पैसिव स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो इसका एक्टिव वॉइस भी संभव होगा और मीनिंगफुल भी होगा। तो ये इसको जरा एक्टिव में बनाकर देखा हमने लिखा ही इज एडिक्टेड है ना, तो समवन लिख देते हैं अपनी तरफ से, समवन एडिक्ट्स हिम। अब देखो समवन एडिक्ट्स हिम, क्या एडिक्ट का मीनिंग ऐसा है कि कोई उसे हिम को एडिक्ट कर देगा? क्या इस मीनिंग में एडिक्ट यूज होता है? नहीं ना। एडिक्ट जो वर्ब है वो इस मीनिंग में, आप किसी को एडिक्ट नहीं कर देते हो, कोई एडिक्ट हो जाता है अपने आप ही ना। आप किसी को एडिक्ट नहीं कर सकते ना कि मैंने उसको पकड़ा और उसको उस चीज से एडिक्ट कर दिया, स्मोकिंग से, अल्कोहल से। तो ये मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि ये जो एडिक्ट है ना ये
इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, यानी कि ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो ही नहीं रही है। यानी कि जब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता तो ये इसका एक्टिव वॉइस मीनिंगफुल ही नहीं है। जब एक्टिव वॉइस संभव नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, तो इट मीन इसको भी पैसिव कंसीडर करना मीनिंगफुल नहीं रहेगा, है ना। जब अगर पैसिव कह रहे हो तो एक्टिव भी तो संभव होता और मीनिंगफुल होता। जब एक्टिव ही मीनिंगफुल नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये पैसिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ नहीं है आपके सामने। इट मीन्स पैसिव का स्ट्रक्चर ना होने का मतलब है कि अब आप इसको हेल्पिंग वर्ब और इसको मेन वर्ब कंसीडर नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये जो इज है ये लिंकिंग नेचर की वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब है, और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है ये एडजेक्टिव लिखी है, पास्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ है। ये डिफरेंस है दोनों के इंटरप्रिटेशन में। अगर ये हो गया आपका मेन वर्ब और ये हो गया एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो रही है, ही इज एडिक्टेड। अब आगे देख लेते हैं। देखो ये डिफरेंस समझाना क्यों जरूरी है, क्यों और क्यों ग्रामरियन यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, और क्यों ये बेसिक ऑब्जर्वेशन की बात है। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, दो वर्ब्स होते हैं हमारे पास, फॉल और फेल। दो वर्ब्स होती है, फॉल और फेल। अब देखिए जो फॉल है ना, इसका मतलब होता है गिरना, और ये इनट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, क्योंकि गिरोगे तो खुद ही तो गिरोगे, तो ऑब्जेक्ट की तो जरूरत है नहीं। तो चूंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इसको, तो ये इनट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। वो वर्ब जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट मतलब नॉन प्रोनाउन नहीं लिखा जाता उन्हें कहते हैं इनट्रांजिटिव नेचर की वर्ब। अब देखो एक वर्ब है फेल, फेल का मतलब होता है गिराना, ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, क्योंकि जब गिराओगे तो किसी चीज को ही तो गिराओगे। मैं अगर मेरे हाथ में पेन है, मैं इसको गिराऊं तो गिराने का मतलब यही तो हो गया, ये गिराने का मतलब यही हुआ, है ना। तो गिराओगे तो किसी चीज को ही तो गिराओगे, तो जिस चीज को गिराओगे वो इसका ऑब्जेक्ट हो गई, है ना। गिराना किसी चीज को, तो जिस चीज को गिरा रहे हो वो इसका ऑब्जेक्ट हो गई, मतलब ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन लेगी। तो ये होती है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब। अब मैंने आपके सामने लिखा द ट्री वॉज फॉलन। इस फॉल की वर्ब थर्ड फॉर्म है फॉलन, और द ट्री वॉज फेल्ड। अब देखो ये जो फेल है इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है फेल्ड, और ये है फॉलन। अब एक बेसिक डिफरेंस आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों ये जानना जरूरी है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पे मैंने आपके 20 मिनट क्यों लिए हैं। आपके सामने ये क्या लिखा है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या लिखा है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोनों ही सिचुएशन को पैसिव कंसीडर करके देखिए। मैं आपको बता चुका हूं कि पैसिव बनाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, और एक्टिव से पैसिव बनाते हुए हमें इसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। आप कोई भी सेंटेंस अगर आपने आपके सामने लिखा हुआ देखेंगे और आपसे कहा जाएगा कि इसका पैसिव बनाओ, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनवा सकते हैं। देखिए अगर इंट्रांजिटिव वर्ब लगी है तो उसके साथ प्रीपोजिशन उठ के चला जाता है, वो एक जुगाड़ होता है, उसके बारे में मैं जब एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। मैं आपसे कहूँ सी स्लेप्ट, आप इस वर्ब का पैसिव बना के दिखाओ, बना दोगे क्या आप इस वर्ब का पैसिव वॉइस? आप इस वर्ब का पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो वर्ब आपके सामने लिखी है ये इंट्रांजिटिव नेचर की लिखी है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे क्या? मतलब जिस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना होता है वो कहाँ से लाओगे वो ऑब्जेक्ट, जब इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। अब मैं आपसे कहूं सी ब्रेक्स ब्रेड, ठीक है, सी ब्रेक्स द ब्रेड, या ब्रेड नहीं, चलो कुछ और ही लिख देते हैं, चेयर ही लिख देते हैं, अभी इतना उसमें मत जाओ, चेयर ही लिख दिया मैंने। सी ब्रेक्स
अ चेयर। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। अब आप इस ऑब्जेक्ट को झट से उठा के सब्जेक्ट बना दोगे, तो केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस संभव है। तो ये तो ट्रांजिटिव वर्ब थी आपकी फेल, तो इसको तो पैसिव कंसीडर कर लोगे आप। लेकिन ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब थी, इसको तो पैसिव बनाया ही नहीं जा सकता। कैसे बनाया जा सकता है इसका पैसिव? जरा एक्टिव बनाकर देखो। अगर कह रहे हो कि ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वाज फॉलन पैसिव वॉइस में लिखी हुई है, तो जरा इसका एक्टिव बना के देखो। एक्टिव में इसको ट्रांसलेट करो, फॉल का हो जाएगा फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल हो जाती है। समवन लिख देते हैं यहां पर, समवन फेल द ट्री। ये हो पाएगा क्या? यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म फेल होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म जैसी। तो ये पॉसिबल है क्या? ये तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। जब इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद ये ऑब्जेक्ट तो आ ही नहीं सकता। आपने कहां से लिख दिया? तो जब इसका एक्टिव वॉइस ही संभव नहीं है, मीनिंगफुल ही नहीं है, तो ये पैसिव भी कंसीडर नहीं किया जा सकता। लेकिन वॉज फॉलन लिखा हुआ तो सही है। फिर ये लिखा हुआ क्या है? ये एक्चुअली में लिखा हुआ है लिंकिंग वर्ब, यानी कि मेन वर्ब, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब एडजेक्टिव, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब इसको पैसिव नहीं कहा जा सकता। इस सेंटेंस में आप कह सकते हो कि ट्री को किसी ने गिराया होगा, लेकिन इस सेंटेंस में आप ये नहीं कह सकते कि ट्री को किसी ने गिराया होगा। आप ये कह रहे हो कि ट्री गिरा हुआ है। अब कैसे गिरा ये आप बता ही नहीं सकते हो सकता है खुद ही गिरा हो, यहां पर ये स्टेट खुद ही आई होगी। तो ये डिफरेंस होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब लिखी है और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, तो आप उसको पैसिव कंसीडर नहीं करेंगे, आप उसको लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव ही मानकर चलेंगे। वापस आते हैं सेंटेंस पर। तो आपके सामने जो सिनेरियो लिखा हुआ है एडिक्टेड, ये भी इसी टाइप का है। तो इसको आप कहेंगे लिंकिंग वर्ब, यानी कि यही मेन वर्ब हो गई, और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि एडजेक्टिव। अब देखिए आगे लिखा हुआ है विद, यही गलत लिखा हुआ है। एडिक्टेड के साथ विद नहीं आता, टू आता है। ये जो एडिक्टेड एडजेक्टिव है इसके साथ हम टू प्रीपोजिशन लगा के चलते हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे हैं। एडिक्टेड, अकस्टम्ड टू लिख देता हूं मैं, अकस्टम्ड है ना, अकस्टम्ड टू समथिंग, या चलो नए पेज पे लिख देता हूं। ऐसे काफी सारे एडजेक्टिव हैं जिनके साथ हम टू प्रीपोजिशन लगा के चलते हैं, टू ही मीनिंगफुल होता है। जैसे एडिक्टेड टू समथिंग, अकस्टम्ड टू समथिंग। देखिए अकस्टम्ड का मतलब होता है फेमिलियर, अकस्टम्ड का मतलब होता है फेमिलियर, और फेमिलियर के साथ लेकिन विद आ जाता है, फेमिलियर विद समथिंग। ये याद रखना, बार बार एग्जाम में घुमा घुमा के पूछते रहते हैं। एक ऐसी वर्ड होता है अक्लिमेटाइज, मतलब किसी के क्लाइमेट में ढल जाना, अक्लिमेटाइज टू समथिंग, इसके साथ भी टू आ जाता है। ऐसे एक वर्ड होता है इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब नॉट इंटरेस्टेड, इनडिफरेंट टू समथिंग। एक ऐसी वर्ड हो जाता है कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है हेल्पफुल, हेल्पफुल टू समथिंग। ठीक है। एक ऐसी वर्ड होता है सेंसिटिव, सेंसिटिव, ये सारे के सारे एडजेक्टिव लिख रहा हूं मैं, ये सब एडजेक्टिव हैं। सेंसिटिव टू समथिंग, इसके साथ भी टू आ जाता है। एक ऐसी वर्ड होता है प्रॉन टू समथिंग, ये भी एक एडजेक्टिव है ना। प्रोन का मतलब हो गया बीइंग ओपन टू डेंजर और रिस्क। कोई चीज अगर डेंजर या रिस्क के लिए ओपन है तो हम क्या कहते हैं? प्रॉन। प्रॉन
या कोई कह नहीं देते कि यार ये रिस्की जोन में है, ये हो सकता है, इसको खतरा है, तो प्रोन टू समथिंग हो जाता है। वल्नरेबल, ये प्रोन और वल्नरेबल सिनोनियम ही होते हैं। वल्नरेबल टू समथिंग, ये हम कह देते हैं इम्यून टू समथिंग, इम्यून। हाँ, ये जो प्रॉन लिखा है ना मैंने, ये इम्यून का ही उल्टा है। इम्यून टू, इम्यून का और ये प्रॉन एक दूसरे का एंटोनियम है, इम्यून टू समथिंग। मेरे कहने का मतलब है ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव आपको मिलेंगे जिनके साथ टू प्रीपोजिशन लगाई जाती है और वही इनके साथ मीनिंगफुल होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्रीपोजिशन। अब देखिए जो प्रीपोजिशन है ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखा जाता है, क्योंकि प्रीपोजिशन सेंटेंस में लिखे जाते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? स्मोकिंग लिखा हुआ है। एक्चुअली में ये स्मोक की आईएनजी फॉर्म है। ये जो आपके सामने लिखा है ये स्मोक की आईएनजी फॉर्म है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम नाउन बनाकर लिख देते हैं जब उसे हम जीरेंड कहते हैं। या यूँ कहिए कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रही है सेंटेंस में, इट मीन्स वो नाउन हो रही है और वो है क्या? जीरेंड है। ट्रांजिटिव वर्ब, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट मतलब जो नाउन होना चाहिए, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख रखी है हमने जीरेंड बनाकर। ये जो जीरेंड होते हैं ये नाउन के फंक्शन में आ जाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं। ये हो गया आपका 181वां सेंटेंस। बस आपके पूरे देखिए, ये तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा एडजेक्टिव्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि किन के साथ टू आता है, किन के साथ फ्रॉम आता है। यहाँ पर आपको समझाने योग्य बात थी कि इसको आप लिंकिंग वर्ब मानेंगे या हेल्पिंग वर्ब मानेंगे। इस पर मैंने आपका थोड़ा समय लिया और ये बहुत ही काम की चीज़ मैंने आपको बता दी है, इसका आप ध्यान रखेंगे। 182 पर चलते हैं। देखिए आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, एंटरिंग द होटल ही ऑर्डर्ड फॉर ए ड्रिंक एंड ए सम्पचुअस डिनर। ठीक है, अब ये जो एंटरिंग आपके सामने लिखा हुआ है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी है। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म पूरी इंग्लिश ग्रामर में 3 जगह ही इस्तेमाल होती हैं। एक तो ये यूज़ होती है मेन वर्ब बन के आ जाती है कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए। कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यही 6 जगह तो है जहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की तरह आती है। और मेन वर्ब की तरह आती है तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है ना। वर्ब की आईएनजी फॉर्म मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं मैं, यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ मैं कि पहला सिचुएशन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ जो संभव है वो ये कि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की तरह होती है और हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी वाली होगी? बी की कोई भी फॉर्म होगी, इज, एम, वाज, बी, वाजबर या बीन होगा। ठीक है, और ये मेन वर्ब होगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये कब आती है? उन 6 सिचुएशन में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो छः जब टेंस का यूज़ करते हैं, टेंस और स्टेट का यूज़ करते हैं। पहली सिचुएशन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब आती है तो वो होता है जीरेंड। अब ये जो जीरेंड होते हैं ये नाउन के फंक्शन में होते हैं। अब नाउन या तो सब्जेक्ट हो सकता है, या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इन तीनों के अलावा उसका कोई काम नहीं। ठीक है, और तीसरी सिचुएशन ये हो जाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं सेंटेंस में, और एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आते हैं। ठीक है, अब देखो इन तीनों सिचुएशन में से कौन सी सिचुएशन में एंटरिंग है? एंटरिंग जो लिखी है आपके सामने, एंटर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यही तो लिखी है, एंटर प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो आपके सामने लिखी है 1, 2, 3, इन तीनों सिचुएशन में कौन सी है ये
इसके फंक्शन पे निर्धारित होगा। मैंने एक्चुअली में उसके फंक्शन ही लिखे हुए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए एंटरिंग अगर मेन वर्ब होती तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी होती, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, कुछ तो लिखा होता, यानी कि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी है, यानी कि ये वाली सिचुएशन तो खत्म कर दो। अब एंटरिंग मेन वर्ब तो है नहीं भाई, मेन वर्ब होती तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी होती, तो पहली संभावना खत्म कर दो। दूसरी संभावना की बात कर लेते हैं। एंटरिंग यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड होगी तो वो नाउन होगी, नाउन होगी तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगी। कॉम्प्लीमेंट होगी तो तब होगी जब उससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी हो। लिंकिंग वर्ब अपने से पहले कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। तो क्या इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी है? नहीं लगी, तो हटा दो इस संभावना को भी। ऑब्जेक्ट ये तब हो सकती थी जब इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगा हो। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है क्योंकि उनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी नाउन प्रोनाउन की जरूरत होती है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है क्योंकि प्रीपोजिशन सेंटेंस में लगाई ही इसलिए आती है कि वो किसी नाउन प्रोनाउन को जोड़ सके। तो जिस नाउन प्रोनाउन को प्रीपोजिशन जोड़ती है उन्हें उसका ऑब्जेक्ट कहा दिया जाता है। तो इससे पहले ना कोई ट्रांजिटिव वर्ब है ना कोई प्रीपोजिशन है, तो इस एंटरिंग को वर्ब के आईएनजी फॉर्म को ऑब्जेक्ट भी नहीं कहा जा सकता। अब देखो सब्जेक्ट अगर होगा तो इसके बाद कोई प्रेडिकेट आया होगा। प्रेडिकेट से मेरा मतलब है कि कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई मेन वर्ब, कोई वर्ब वाली स्ट्रक्चर लिखी होगी। आगे तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, या बल्कि सब्जेक्ट तो यहाँ पर एक और लिखा हुआ है प्रोनाउन, अभी आपको सेंटेंस में आगे पता चलेगा। एक ही वर्ब के लिए एक ही तो सब्जेक्ट संभव है और वो ये लिखा हुआ है, और ये वो रही वर्ब। हालांकि हम अभी तक सेंटेंस में वहां उतनी दूर तक गए नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली में है तो वैसा ही। तो यहां पर तो ये सब्जेक्ट भी नहीं हो रहा, तो जब सब्जेक्ट नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा, कॉम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इट मीन्स ये नाउन नहीं है। नाउन नहीं है तो अब इसको जीरेंड भी नहीं कहा जा सकता, ये संभावना भी खत्म हो गई। अब तीसरी संभावना बची इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल होने की। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल होते क्या है, ये काम कैसे करते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में मैं आपको 5 मिनट एक आइडिया दे देता हूं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस सेंटेंस में ये वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे हो रहा है और क्या इसकी भूमिका है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका फंक्शन है। देखिए मैंने आपके सामने लिखा रनिंग कार, या फिर मैंने आपके सामने लिखा प्लेइंग चाइल्ड, या फिर मैंने आपके सामने लिखा फ्लरिशिंग बिजनेस, या फिर मैंने आपके सामने लिखा सेटिंग सन। आपके सामने जो मैंने फ्रेजेस लिखी हैं, फ्रेज मतलब शब्दों का जो समूह लिखा है, आपको समझ में या पकड़ में आ रहा है कि मैंने आपके सामने क्या लिख दिया है? देखो सारी की सारी फ्रेज पर अगर दृष्टि डालेंगे तो ये जो कार है तो एक नाउन है, और ये जो भी वर्ड लिखा गया है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी गई है ये इसके लिए लिखी गई है ना। ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये इस नाउन के बारे में कुछ बताने के लिए लिखी गई है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए लिखी गई है। चूंकि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए लिखी गई है मतलब नाउन को मॉडिफाई करने के लिए लिखी गई है, तो इसको कह देते हैं नाउन मॉडिफायर। और नाउन मॉडिफायर कुछ और नहीं बल्कि एडजेक्टिव ही होते हैं। एडजेक्टिव को ही नाउन मॉडिफायर कहा जाता है। एडजेक्टिव उनके टिपिकल पार्ट ऑफ स्पीच को कहा जाता है ना। एडजेक्टिव एक पार्ट ऑफ स्पीच, एक कैटेगरी का नाम है। नाउन मॉडिफायर हमने फंक्शन के आधार पर कह दिया कि नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड को नाउन मॉडिफायर कर दो। लेकिन नाउन मॉडिफायर और कुछ नहीं बल्कि एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव या नाउन मॉडिफायर एक ही बात है, आप उसको नाउन मॉडिफायर कह दो या एडजेक्टिव कह दो।
तो कहने की बात यह है कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई गई है ये इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए लगाई गई है, और नाउन को मॉडिफाई करने वाले किसी भी वर्ड, फ्रेज या क्लोज को हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी एडजेक्टिव का काम करती है हम उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती हैं ये होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। इनको नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों कहा जाता है वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। फिलहाल यहां पर फोकस कीजिए कि देखिए ये होती तो वर्ब ही है, क्योंकि क्या कहा जा रहा है, इनको नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जा रहा है। नॉन फाइनाइट इनको क्यों कहा जाता है अभी बताऊंगा, पहले इस पर फोकस कीजिए, यहां से ध्यान नहीं जाना चाहिए। देखिए इनको नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है, तो मूल रूप से होती है वर्ब ही है, लेकिन ये एडजेक्टिव के फंक्शन में आ गई। अपने फंक्शन के आधार पर, चूंकि इसका फंक्शन क्या था, नाउन को मॉडिफाई करना, तो अपने फंक्शन के आधार पर ये एडजेक्टिव कहलाई। उसी तरह से ये भी लिखी हुई है आपके सामने। ये चाइल्ड क्या लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है, और ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई गई है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस नाउन के लिए लगाई गई है। चाइल्ड बहुत सारे हैं, एक वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, ये पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, एक वो नदी में तैर रहा है, एक वो पुल के ऊपर बैठा हुआ है, एक वो शांत बैठा हुआ है, एक वो किताब खोल के पढ़ रहा है। चाइल्ड बहुत सारे हैं, लेकिन हम कौन से वाले चाइल्ड की बात कर रहे हैं, जो खेल रहा है। हम उस वाले की बात कर रहे हैं जो खेल रहा है। यानी कि चाइल्ड के बारे में, चाइल्ड नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए, एक आइडेंटिटी उसकी बताने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई है। और ये जितने भी एडजेक्टिव होते हैं ना, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होते हैं। मैं आपको दोबारा से ध्यान दिलवा देता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ या विच काइंड ऑफ का रिप्लाई होते हैं, है ना। तो जैसे मैं आपके सामने लिखूं पुअर चाइल्ड, है ना, चाइल्ड नाउन, और ये हो गया व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड, मतलब किस प्रकार का चाइल्ड, गरीब। तो ये जो पुअर है ये किसका रिप्लाई है, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होते हैं। पुअर चाइल्ड, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है पुअर। ठीक है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। तो कहने की बात यह है कि ये नाउन हो गया, इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई गई है, और ये है एडजेक्टिव, तो इसको कहा जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसी सेटिंग सन है, सन हो गया नाउन, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसके लिए लगाई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव का काम कर रही है। ऐसे बिजनेस हो गया, और ये फ्लरिशिंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और इस बिजनेस के लिए लगाई गई है, इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए लगाई गई है। इट मीन्स क्या हो गया, एडजेक्टिव। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये हो गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस में ये होते हैं, और एडजेक्टिव होता है, नाउन से पहले लिखे जाते हैं, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, जिसके आधार पर उनको पहचाना जा सकता है या उनके फंक्शन को निर्धारित किया जा सकता है, या ये कहा जाता है कि सेंटेंस में अगर ये लिखे होंगे तो ये इस भूमिका में होंगे, इस फंक्शन में होंगे। अगर हम उन फंक्शंस को देखने की बात करें तो आप जरा यहाँ पर देखिए कि ये जो रनिंग लिखा हुआ है ये लिखी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जहाँ भी इस्तेमाल होती है पूरी इंग्लिश ग्रामर में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे वो मेन वर्ब बन के इस्तेमाल हो या चाहे वो नॉन फाइनाइट वर्ब बन के इस्तेमाल हो, उनको कहा जाता है कि वो हमेशा ही कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करती है, वो उनमें कंटिन्यूटी का मीनिंग आ जाता है। तो अगर हम कह रहे हैं रनिंग कार, तो हम उसी कार को रनिंग कार कह सकते हैं जो कार रन कर रही हो। या रनिंग कार को अगर हम लिखने की कोशिश करें, रनिंग कार के बारे में बताने की कोशिश करें, तो रनिंग कार का मतलब क्या है, द कार इज रनिंग। क्या कोई रुकी हुई कार को, एक कार रुकी हुई है ये, क्या इस रुकी हुई कार को आप रनिंग कार कह सकते हैं, नहीं कह सकते। केवल उसी कार को आप रनिंग कार कह सकते हैं जो कि रन कर रही हो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपने रनिंग कार कहा। तो रनिंग कार का मतलब है कि जिस पॉइंट पर आपने ये कहा उस पॉइंट पर वो कार रन कर रही है। यानी कि पहले, अब दो चीजें देखिए, दो चीजें यहां से निकल के आएंगी। पहली तो ये कि वो कार रन कर रही है, और दूसरी ये कि उसी पॉइंट पर कर रही है जिस पॉइंट पर आपने रनिंग कार कहा।
अगर उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपने कुछ कहा, उसी पॉइंट पर अगर कुछ गोइंग ऑन है तो मतलब कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रही है। और दूसरी बात ये कि ये जो रनिंग वर्ड है जिस नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो नाउन ही इस एक्टिविटी को कर रहा है। कार ही तो रन कर रही है और उसी पॉइंट पर कर रही है जिस पॉइंट पर आपने कहा। तो दो चीजें, दो यहां से कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज यहां से निकल के आई कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जिस नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं वो नाउन ही उस एक्टिविटी का डूअर होते हैं, वो नाउन ही उस काम को कर रहे होते हैं। और जिस टाइम पर ये बोला जाता है, लिखा जाता है, उसी टाइम पर वो एक्टिविटी गोइंग ऑन होती है, यानी कंटिन्यूटी में होती है। प्लेइंग चाइल्ड में चाइल्ड प्ले कर रहा है और उसी पॉइंट पर कर रहा है जिस पॉइंट पर हमने प्लेइंग चाइल्ड कहा। सेटिंग सन में सन सेट कर रहा है, छिप रहा है और उसी पॉइंट पर कर रहा है जिस पॉइंट पर हमने कहा। फ्लरिशिंग बिजनेस में बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, फल फूल रहा है और उसी पॉइंट पर कर रहा है जिस पॉइंट पर हमने ये कहा। तो कंटिन्यूटी एक्सप्रेस की जाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख के उस एक्शन की। और दूसरी बात यह है कि जिस नाउन के लिए वो इस्तेमाल होते हैं वो नाउन ही उन एक्टिविटीज का डूअर होता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का दो मुख्य मतलब है। अब देखो इन मतलब के आधार पर इसका फंक्शन कैसे तय हो जाता है। वापस आते हैं सेंटेंस में। अभी देखिए एंटरिंग, बाकी दोनों कंडीशन तो हमने खत्म ही कर दी थी, दोनों सिचुएशन तो थी नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो रहा था। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर ये हो रहा है तो इट मींस ये क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव अगर ये है तो किसी नाउन के लिए आया होगा। कहाँ लिखा है वो नाउन जिसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल एंटरिंग एडजेक्टिव बनकर आया है? क्या द होटल वो नाउन है जिसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल बन के आया? नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर द होटल वो नाउन होता जिसके लिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा होता, एडजेक्टिव ये प्रेजेंट एंटरिंग एडजेक्टिव या प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर होटल नाउन के लिए आता तो द पहले लगा होता। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये कि ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये एडजेक्टिव के फंक्शन में आ तो गई, लेकिन मूल रूप से तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब ही है। और नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्या कह रहे हैं इसको, नॉन फाइनाइट वर्ब। चूंकि वर्ब है तो वर्ब वाली कैरेक्टरिस्टिक तो इसमें रहेगी। तो ये द होटल तो इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रहा है। चूंकि वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें रहेंगी, वो प्रॉपर्टीज ये कन्वे करके चलेगी। हालांकि एडजेक्टिव हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया एक नाउन प्रोनाउन के लिए, वो अभी देख लेंगे कहाँ है सेंटेंस में, मिल नहीं रहा, ढूंढ रहे हैं। होटल नहीं है वो, क्योंकि होटल तो खुद ऑब्जेक्ट हो रहा है किसका, इस ट्रांजिटिव वर्ब का। और कैसे हम इसको ट्रांजिटिव वर्ब कह पा रहे हैं, क्योंकि बेसिक रूप से है तो ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब ही। चूंकि ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है तो उस वर्ब, चूंकि ये एक वर्ब है तो वर्ब की वजह से हमें इसमें प्रॉपर्टीज वर्ब वाली भी देखनी पड़ेंगी। हमें देखना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है। तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब। तो द होटल तो खुद इसका ऑब्जेक्ट हो रहा है, इसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे आ सकता है? देखिए मेरी बात समझिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर एंटरिंग हो रही है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो वो सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आया होगा। तो एक नाउन तो आपका ये है द होटल, एक ये प्रोनाउन है ही, एक ये ड्रिंक हो गया नाउन, एक ये डिनर हो गया। जरा मीनिंग लगा के देखिए, क्या होटल ने एंटर किया कहीं पे? क्या कहा था मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जिस नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं वो नाउन ही उन एक्टिविटी को कर रहा होता है। और उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपने ये सेंटेंस ये फ्रेज कही, ठीक है। अब इस चीज को जरा लगा के देखिए, यहां पर आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है एंटरिंग, और मैं कह रहा हूं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। और 1 2 3 4 केवल 4 नाउन या प्रोनाउन है सेंटेंस में जिनके लिए आ सकता है। इन चारों में से किसी एक के लिए आया है, वो छांटना है हमें। तो क्या द होटल ने एंटर किया है? क्या डिनर ने एंटर किया है? क्या ड्रिंक ने एंटर किया है? नहीं, ही ने एंटर किया है। तो ही वो प्रोनाउन है जिसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन के आया है। तो मीनिंग के आधार पर तो ऐसे पता चल गया, एक बार देख लिया सेंटेंस में कि वो कौन सा नाउन प्रोनाउन है जिसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। मीनिंग के आधार पर तो ये ऐसे पता चल गया।
और बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ मैं बता दूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी क्लोज है, जो हमारा सेंटेंस है और जो उसका सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट के लिए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा जाता है। इन स्ट्रक्चर्स पर अभी धीरे धीरे आएंगे, जब मैं नॉन फाइनाइट वर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं इन्हें डिटेल में समझाता हूँ चीज़ों को। फिलहाल आप इतना समझिए कि मीनिंग के आधार पर हमें ये पता चल गया कि ही है वो प्रोनाउन जिसके लिए एंटरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगा। ये द होटल क्या लिखा हुआ है? द होटल लिखा हुआ है इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट। एंटरिंग एक्चुअली में प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन तो गया, लेकिन मूल रूप से है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इसको कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। चूंकि इसको वर्ब कहा जाता है तो इसमें वर्ब वाली कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स अभी भी हैं जिनको ये कैरी करके चल रहा है। और जब हम वो वर्ब वाले एट्रीब्यूट्स, वो वर्ब वाली प्रॉपर्टीज देखने गए तो हमने पाया कि ये तो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। चूंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है एंटर, तो एंटर के बाद द होटल आ गया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ये एंटरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल ही के लिए आया है। इसका मतलब ये प्रोनाउन ही इस एक्टिविटी को कर रहा है, होटल में एंटर होने वाली एक्टिविटी को। और कब कर रहा है? उसी टाइम पे जिस टाइम पे ये सेंटेंस बोला गया, या यूं कहिए कि जिस टाइम पर ये मेन वर्ब है। एक्चुअली में ये जो प्रोनाउन है, ये जो सब्जेक्ट है, उसी टाइम पर ये एक्टिविटी को कर रहा है जिस टाइम पर ये मेन वर्ब वाला एक्शन हुआ है। यानी कि ये जो एंटरिंग वाली एक्टिविटी है ये मेन वर्ब के साथ होने वाली एक्टिविटी है। अब देखो इतनी बात यहाँ तक हो गई कि ये प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट है आपका। ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन होनी चाहिए थी, जो कि नहीं लिखी। और कॉम्प्लीमेंट होने के लिए इससे पहले लिंकिंग वर्ब लिखी होती, वो भी यहाँ नहीं है। अब देख लिया ऑर्डर्ड। अब ये जो ऑर्डर्ड वर्ब है, मेन वर्ब तो है ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। ऑर्डर एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। आपने फॉर प्रीपोजिशन लगा रखा है। ऑर्डर के साथ फॉर प्रीपोजिशन कब आ सकता है? देखिए मैं आपको बता दूं कि किस तरह से एग्जामिनर्स आपको कंफ्यूज करते हैं बार बार वो, और ये ऐसा एक बार नहीं है, ये बार बार आपको बहुत सारे शब्दों के साथ मिलेगा। एक्चुअली में होता ये है कि ऐसे आपके पास बहुत सारी वर्ब है जो वर्ब तो है ही लेकिन नाउन भी हो जाती हैं। ऐसी है एक ऑर्डर। ऑर्डर एक वर्ब भी है, एक नाउन भी हो जाती है। जब वो वर्ब है तो वो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। जब वो नाउन है तो उसके साथ फॉर प्रीपोजिशन आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा आई वुड लाइक टू प्लेस। प्लेस की जगह मैं मेक भी लिख सकता था, प्लेस की जगह मैं मेक भी लिख सकता था। आई वुड लाइक टू प्लेस या आई वुड लाइक टू मेक एन ऑर्डर फॉर सम वाइन। ठीक है, ऑर्डर यहां पर नाउन हो गया, इसीलिए उससे पहले एक आर्टिकल आ गया। फॉर हो गया हमारे ऑर्डर का पर्पस, या हम जो भी कर रहे हैं उसका पर्पस। ये हो गई प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। मतलब फॉर लगाया गया है पर्पस को रिफर करने के लिए। मेरा पर्पस या मेरा रीजन क्या है ऑर्डर करने का? सम वाइन, आई नीड सम वाइन। ठीक है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो जब ऑर्डर नाउन होता है तब उसके साथ फॉर प्रीपोजिशन आ जाता है। एग्जामिनर को ये बात पता है कि आपने ऑर्डर के साथ कहीं ना कहीं फॉर पढ़ा होगा और आपके दिमाग में ये बात छपी होगी, तो उसने क्या किया? ऑर्डर को ट्रांजिटिव वर्ब बना के आपको दे दिया, ऑर्डर को वर्ब बना के दे दिया। और वर्ब है तो तब वो ट्रांजिटिव नेचर की है। ट्रांजिटिव नेचर की है तो उसके बाद सीधे उसका ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन तो नहीं आएगा, नाउन नहीं आना चाहिए भाई। ऑर्डर करोगे कोई चीज़ ही तो ऑर्डर करोगे। ठीक है, प्रोनाउन भी आ सकता है लेकिन वहां पर ऑर्डर का मीनिंग थोड़ा अलग होगा। ऑर्डर का मतलब वहां पर कुछ और होगा, है ना। ऑर्डर का मतलब होगा कमांड करना, किसी से कुछ कहना, किसी को कुछ कमांड देना। ठीक है, जैसे द ऑफिसर ऑर्डर्ड हर सबऑर्डिनेट टू डू समथिंग। तो ये इस तरह से कई बार वो कंफ्यूज करता है। वर्ब हो रही होती है ट्रांजिटिव नेचर की, वह उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके नाउन वाले यूसेज में फॉर या कोई और प्रीपोजिशन यूज होगा, तो नाउन वाले यूसेज के चक्कर में कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना, पढ़ लिया करो।
तो ऑर्डर ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद आएगा उसका ऑब्जेक्ट, फॉर प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। और ऑब्जेक्ट हो गया ये ड्रिंक, नाउन फ्रेज, नाउन हो गया ड्रिंक, और आ हो गया एक आर्टिकल, और आ ड्रिंक आ सम्पचुअस डिनर को जोड़ा जा रहा है। एंड कंजंक्शन यहाँ पर लगाया गया है, एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम ऑर्डर की, को ऑर्डर की, सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। और यहाँ पर एंड कंजंक्शन जोड़ रहा है दो नाउन फ्रेजेस को, अ ड्रिंक को और सम्पचुअस डिनर को। डिनर हो गया नाउन और सम्पचुअस हो गया इसके लिए एडजेक्टिव, है ना। और ये हो गया आर्टिकल। सम्पचुअस का मतलब होता है इंप्रेसिव इन एक्सपेंसिव वे। कोई चीज़ महंगी होती है, एक्सपेंसिव लगती है देखने में, तो उसकी वजह से, उसके एक्सपेंसिव दिखने की वजह से इंप्रेसिव दिखना, है ना। या मैं लिख सकता हूँ सम्पचुअस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है ये सम्पचुअस, सम्पचुअस बोल दो, सम्पचुअस कुछ भी बोल दो इसको, इसको कह सकते हैं इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव in a way that seems expensive, एक्सपेंसिव होने की वजह से इंप्रेसिव लगना। ये 182 सेंटेंस हो गए आपके। 183 पर चलते हैं। ही इज योर ब्रदर इजंट इट। देखिए ही आपके सामने एक प्रोनाउन है। मैं फिर से आपसे वही बात करूंगा कि या तो ये सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट होने के लिए इससे पहले लिंकिंग वर्ब लिखी होनी चाहिए थी, नहीं लिखी तो ये संभावना तो है नहीं। ऑब्जेक्ट ये तब होता है जब या तो ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा होता है या फिर ये ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन। देखो क्या ऑब्जेक्टिव केस में लिखा होता है, यहाँ पर ही की जगह हिम लिखा होता तो इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया जाता, या फिर इसको गलती कंसीडर करते? गलती कंसीडर करते। ऑब्जेक्ट होने के लिए जरूरी है कि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लिखी हो। ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन नहीं लिखी तो हिम लिखा होता तो हिम का काट के ही करते। भाई ऑब्जेक्ट तो तभी हो सकता है ना ये वर्ड जब इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन यहाँ पर लिखी हो, वो लिखी ही नहीं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, फिर तो यार सब्जेक्ट होना चाहिए। इतनी बात हो गई। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब होगी तो मेन वर्ब के साथ आएगी। मेन वर्ब कोई सेंटेंस में लगी नहीं है, इट मीन्स अब ये ही मेन वर्ब है। एक्चुअली में ये बी की फॉर्म है और ये है एक लिंकिंग वर्ब, बी की फॉर्म है। अब इसके बाद क्या लिखा होता है इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली में इसका नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट तो इस सब्जेक्ट का होता है। लिंकिंग वर्ब तो केवल उसको लिंक करने के लिए आई है। और कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। एड वो मैनर नहीं हो सकते क्योंकि एड वो मैनर किसी सब्जेक्ट के लिए यानी कि नाउन या प्रोनाउन के लिए नहीं लगाए जा सकते। तो ये जो है आपके सामने जो लिखा हुआ है ये एक नाउन फ्रेज लिखी हुई है कॉम्प्लीमेंट बनकर किसका, ही का। ब्रोदर हो गया नाउन और यू हो गया एक पॉजेसिव डिटर्मिनर इसके लिए। अब देखिए ये जो कोमा लगाया गया है यहाँ पर, कोमा लगाया गया है सेपरेशन के लिए, और ये जो यहाँ पर लिखी गई है ये लिखी गई है एक एडिशनल क्लोज। ये एडिशनल क्लोज लिखी जाती है या इस एडिशनल क्लोज में है क्या, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये जो एडिशनल क्लोज लिखी गई है ये एक क्वेश्चन है और इसको कहा जाता है क्वेश्चन टैग। यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको कहा जाता है क्वेश्चन टैग, यानी कि एडिशनल क्लोज कह लो। एडिशनल क्लोज तो इसलिए क्योंकि ये एडिशनल है, क्वेश्चन टैग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन है। ओके, अब ये क्वेश्चन टैग लिखा क्यों गया है, इसको लिखने का फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। एक्चुअली में मेन क्लोज के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन पर सुनने वाले का, लिसनर का, या जिसको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसका रिस्पॉन्स जानने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक्चुअली में हुआ यूँ कि आपने किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दी और जो इन्फॉर्मेशन दी उस इन्फॉर्मेशन पे सुनने वाले का या जिसको इन्फॉर्मेशन दी उसका रिस्पॉन्स जानने के लिए उसी इन्फॉर्मेशन के साथ साइड में को, लास्ट में को एक क्वेश्चन जोड़ दिया। और ये देखिए पूरा क्वेश्चन भी नहीं है, बस इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन होता है एक तो इसी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन टैग लगा होता है एक तो ये इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है।
अगर जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसी से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन टैग है। यानी कि ये क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन जो यहाँ पर एडिशनल क्लोज के रूप में लिखा है, ये क्वेश्चन एक तो ये इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, और दूसरी बात ये लिसनर का इस इंफॉर्मेशन पर रिस्पॉन्स जानने के लिए होता है। ठीक है, और ये पूरा भी नहीं लिखा होता है, ऐसी शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रोनाउन लगा देगा। अब इसको लिखने का एक मैनर है, एक तरीका है। टेंस तो हम वही यूज करते हैं जो टेंस मेन क्लोज में है, तो टेंस लगाया हमने इज। अब देखो यहां पर अगर अफर्मेटिव है तो यहां पर लगाया जाता है नेगेटिव, तो इज नॉट कर दिया जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये उस इंफॉर्मेशन के बारे में है, और उस इंफॉर्मेशन का सब्जेक्ट है ही, तो ये क्वेश्चन भी उस ही के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपने प्रोनाउन इट गलत लगा दिया है। ठीक है, यहां पर आना चाहिए ही, और इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है क्योंकि एक तो एडिशनल स्टेटमेंट है, कोई कंजंक्शन भी यूज नहीं कर रहे हैं, कॉमा से अलग करके हमने इसको बोला हुआ है, तो इसको भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज किया जाता है, तो इसको लिखा जाएगा इजंट ही। अब ये जो सही है, ठीक है, यानी कि टेंस हम वही रखेंगे जो मेन क्लोज का टेंस है, और जो मेन क्लोज का सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारा सब्जेक्ट भी वही हो जाएगा, प्रोनाउन भी वही हो जाएगा। और वहाँ पर अफर्मेटिव है तो हम यहाँ पर नेगेटिव रखेंगे, वहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर अफर्मेटिव रखेंगे। ये सुनने वाले का या जिसको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसका रिस्पॉन्स जानने के लिए उस बात पर, उस इन्फॉर्मेशन पर जो हमने दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन टैग लगाए जाते हैं। ये हो गया आपका 183। आई हैव नोन हिम सिंस 2 years। ओके, देखिए आई आपके सामने फिर से एक प्रोनाउन लगा हुआ है, और ये सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आप इसको कह नहीं सकोगे क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब, प्रीपोजिशन या लिंकिंग वर्ब नहीं है। हैव हो गया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब मैंने इसलिए कहा इसको क्योंकि मुझे पता है आगे मेन वर्ब लगी है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अभी जो नॉन है, नॉन एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद आना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई हैव नोन हिम, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट, हुम का रिप्लाई। देखिए कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर कैसे पता चलता है ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, तो वर्ब के बाद ना व्हाट या हुम लगा के देख लिया करो। ये जो भी आपकी वर्ब है उसके बाद व्हाट या हुम लगा के देख लिया करो। अगर आपको व्हाट या हुम का रिप्लाई चाहिए तो इट मीन्स वहाँ पर सेंटेंस में व्हाट या हुम फिट हो सकता है। अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद व्हाट या हुम का रिप्लाई चाहिए तो वहाँ पर व्हाट या हुम का रिप्लाई लिखा हुआ होना चाहिए, व्हाट या हुम की जगह कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, और व्हाट या हुम की जगह अगर कुछ नहीं लिखा तो लिखो, लिखा है तो बढ़िया ही है क्योंकि वही है उसका ऑब्जेक्ट उस ट्रांजिटिव वर्ब का, और वर्ब हो रही है ट्रांजिटिव नेचर की। जैसे मैं आपसे कहूं आई नो, मैं आपसे कहूं आई नो, तो आप पूछोगे ना व्हाट। देखिए नो इनट्रांजिटिव भी हो जाती है लेकिन 98% केसेस में ट्रांजिटिव यूज है इसका। मैं अगर आपसे कहूं आई नो तो आप पूछोगे ना व्हाट, व्हाट डू यू नो, और आप इसके बाद व्हाट इसलिए लगा पा रहे हैं, मैंने आपसे कहा आई व्हाट, मैंने आपसे कहा आई नो, मैंने आपसे कहा आई नो, और आप इसके बाद व्हाट इसलिए लगा पा रहे हैं, या व्हाट लगाने की जरूरत आपको इसलिए पड़ी क्योंकि ये आई नो एक कंप्लीट मीनिंग को, कंप्लीट सेंस को कन्वे नहीं कर रहा है। मैंने आपसे कहा आई नो, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क बना, और वो क्वेश्चन मार्क इसलिए बना क्योंकि यहां पर नो के बाद कुछ लिखा हुआ नहीं है। मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैं किस चीज को, किस ऑब्जेक्ट को जानता हूं या किस पर्सन को जानता हूं। चूंकि वो इंफॉर्मेशन आपको मिली नहीं तो आपके दिमाग में वो व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चन मार्क बना। तो एक्चुअली में आपको चाहिए व्हाट का रिप्लाई, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब।
इसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए वो वर्ड के रिप्लाई की आवश्यकता थी, उस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता थी। ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए था यहाँ पर। वो नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट मैंने लिखा नहीं, आपको पता नहीं चला, तो आपको पूछने की जरूरत महसूस हुई। यहाँ पर वो लिखा है तो यहाँ पर आप नहीं पूछोगे। तो जिन वर्ब्स के बाद व्हाट या whom के रिप्लाई की आवश्यकता होती है वही होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। इतनी बात हो गई। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस। अब ये जो सिंस वर्ड है मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। ये जो सिंस वर्ड है ये प्रीपोजिशन भी हो जाता है और कंजंक्शन भी हो जाता है। जब ये कंजंक्शन होता है तो ये बिकॉज के मीनिंग को, बिकॉज का मीनिंग क्या होता है, बिकॉज हम लगाते हैं रीज़न को बताने के लिए। कोई चीज़ यहाँ पर लिखी है तो हम यहाँ पर लगाते हैं बिकॉज ऐसा हुआ, यानी कि इस चीज़ का रीज़न क्या है, ये है। बिकॉज लगाया जाता है रीज़न को रिफर करने के लिए, कोई चीज़ हुई तो इसलिए हुई। तो उस रीज़न को या बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को रिफर करने के लिए हम सिंस कंजंक्शन को लगाते हैं जब वो कंजंक्शन होता है तो। लेकिन जब वो प्रीपोजिशन होता है तो हम टाइम को, ठीक है, हम टाइम को उसके साथ मेंशन करने के लिए लगाते हैं। कंजंक्शन होता है तो वो टाइम को ही मेंशन कर देता है, ठीक है। बिकॉज और बिकॉज या रीजन के लिए बताने के लिए भी आ जाता है और टाइम को ही मेंशन कर देता है। दो यूसेज है कंजंक्शन होते हुए, लेकिन प्रीपोजिशन होते हुए एक ही यूज मिलेगा। वो क्या है, टाइम को रिफर करना। अब देखिए जो टाइम को रिफर करना है, ये जो मैं आपसे कह रहा हूं कि टाइम को दो तरीके से रिफर किया जा सकता है, दो तरीके से मेंशन किया जा सकता है। एक तो ड्यूरेशन के रेस्पेक्ट में, ड्यूरेशन बताकर, जैसे आपने लिख दिया 4 आवर, जैसे आपने लिख दिया 2 ईयर्स, ये क्या है, ड्यूरेशन है, ठीक है। और दूसरा तरीका है पॉइंट के रेस्पेक्ट में, पॉइंट की तरह मेंशन किया जा सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम बताकर। जैसे आपने लिख दिया 4:00 जैसे आपने लिख दिया 9:08 तो ये क्या है, एक पॉइंट है। ये क्या है, एक ड्यूरेशन है, एक टाइम इंटरवल है। तो यहाँ पर ड्यूरेशन लिखी गई है, तो ड्यूरेशन को मेंशन करने के लिए फोर प्रीपोजिशन को लगाया जाता है, और पॉइंट को मेंशन करने के लिए सिंस प्रीपोजिशन को लगाया जा सकता है। और ऐसा है इनके मीनिंग और फंक्शन की वजह से, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। फोर वर्ड का मीनिंग या फोर प्रीपोजिशन का मीनिंग या उसका फंक्शन ही ऐसा है कि वो ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए लगाता है। सिंस वर्ड का फंक्शन या मीनिंग ही ऐसा है कि वो पॉइंट को मेंशन करने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 ईयर्स, 2 ईयर्स तो एक ड्यूरेशन हो गई, तो यहाँ पर सिंस की जगह क्या लगाया जाना चाहिए, 4 लगाया जाना चाहिए। ये हो गया आपका 184 सेंटेंस। 185 पर चलते हैं। इट वॉज ही हु केम रनिंग इन द हाउस विद द न्यूज अबाउट द अर्थक्वेक। देखिए ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आप इसको कह नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं लगाया, कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं लिखी है। वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ब होती तो मेन वर्ब के साथ आई होती। मेन वर्ब तो सेंटेंस में कोई है ही नहीं, मतलब इस क्लोज में नहीं है। ये जो केम मेन वर्ब है तो इस क्लोज की मेन वर्ब हो गई। ये क्लोज तो यहीं तक खत्म हो रही है, इट वाज ही। तो इस क्लोज में तो एक यही वर्ब है, तो इसको ही मेन वर्ब कंसीडर करना पड़ेगा। इट मीन्स ये बी की फॉर्म हो रही है, इट मीन्स ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। बी की फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है बी की, और लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब होती है, ठीक है। ये जो ही लिखा हुआ है आपके सामने, ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन मैं आपको बता चुका हूं, या तो सब्जेक्ट हो सकते हैं, या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या फिर कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर, लिंकिंग वर्ब अगर पहले लिखी हुई है तो ये क्या कहोगे आप, इसे कॉम्प्लीमेंट ही कंसीडर करना पड़ेगा। भाई लिंकिंग वर्ब लगी है तो ये लगा है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट लगा है पूरक बनकर मीनिंग को पूरा करने के लिए। किसके मीनिंग को पूरा करने के लिए, इस सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करने के लिए। लिंकिंग वर्ब ने केवल उसको लिंक कर दिया, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट ही लगा है ये इट के लिए लगा है, इट और ही एक ही है। लिंकिंग वर्ब ने लिंक कर दिए वाज। अब देखिए ये जो हु लगा हुआ है आपके सामने, ये एक प्रोनाउन है, ठीक है। अब जब ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में भी इसके दो फंक्शन है।
एक तो ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इंटेरोगेट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे मैं लिखूं हु आर यू, ठीक है, तो यहां पर ये क्यों लगाया हु? इंटेरोगेट करने के लिए लगाया, प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, वो बात सही है, लेकिन इंटेरोगेट करने के लिए फंक्शन उसका क्या है? इंटेरोगेटिव है। लेकिन ये जो हु प्रोनाउन है ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज हो जाता है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। किस चीज को रिलेट करते हैं? अपने से लिखे हुए पहले वर्ड को, अपने से पहले लिखे हुए वर्ड को रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करते हैं अपने से पहले लिखे हुए वर्ड को अपनी क्लोज का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाकर। यही तो करते हैं। ये जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इन्होंने अपने से पहले लिखे हुए वर्ड को रिलेट कर दिया इस सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाकर। ये यूं कहिए कि इसके मीनिंग को रिलेट कर दिया इस सेंटेंस में। सेंटेंस कर रहा हूं इस क्लोज में। हु प्रोनाउन से, हु रिलेटिव प्रोनाउन से जो क्लोज स्टार्ट हो रही है, केम हो गया क्या? मेन वर्ब। और ये जो हु है ये बन गया सब्जेक्ट, ठीक है। और ये हु लगाया किसके लिए गया आपने? एंटीसीडेंट के मीनिंग को कन्वे करने के लिए। यानी कि हु की जगह आप ही कंसीडर करेंगे, ही केम रनिंग। तो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले लिखे हुए एंटीसीडेंट को या उसके मीनिंग को रिलेट कर देते हैं इस सबऑर्डिनेट क्लोज में, उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाकर। तो ये जो मेन वर्ब है इसका सब्जेक्ट हो गया हु, और हु लिखा किसके लिए गया है? ही के लिए, अपने एंटीसीडेंट के लिए। अब देखिए जो केम मेन वर्ब आपके सामने आई है, हु सब्जेक्ट हो गया, केम ये जो मेन वर्ब आपके सामने आई है ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट तो यानी कि कोई नाउन या प्रोनाउन तो आएगा ही नहीं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? रनिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म मैं आपको पहले बता चुका हूं, या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब होगी कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। या फिर जिरेंड हो सकती है। जिरेंड होगी तो नाउन होगी। नाउन का मतलब या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी। तो आप इसको देखकर बता सकते हैं कि यहां पर ये क्या है? रनिंग। देखो हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले लिखे हुए वर्ड का मीनिंग कन्वे कर लेते हैं। यानी कि हु ही की जगह पर लिखा गया है। यहां पर लिखा एक्चुअली में ही जाना था, यहां पर लिखा जाना था ही केम रनिंग, लेकिन ही तो उस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट, उस वाली क्लोज का कॉम्प्लीमेंट बन गया लिंकिंग वर्ब के साथ आकर। तो अब उसे तो इसका सब्जेक्ट बना नहीं सकते, तो ही को तो सब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है यहाँ पर हु, जो कि अपने से पहले लिखे हुए इस वर्ड के मीनिंग को ले लेता है, ठीक है, रिलेट कर देता है इस क्लोज में, और एक कंजंक्शन की तरह भी काम कर जाता है। तो अब ये जो हु है ये खुद एक सब्जेक्ट हो गया, कंजंक्शन भी हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे ही होते हैं। उसके बाद लिखिए मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म में सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट मेन वर्ब। लेकिन ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म बीच में आ गई है, इसकी बात को अगर हम समझने चले तो मैं आपको बता दूं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के साथ आकर, हेल्पिंग वर्ब के साथ आकर मेन वर्ब हो जाती है कंटिन्यूटी एक्सप्रेस करने के लिए, जेरेंड हो जाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाती है। यहां पर वो क्या है? देखो मेन वर्ब तो है नहीं, चूंकि मेन वर्ब होती तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी होती, और वो भी कौन सी? इज, एम, आर, वाज वर्ब वाली, यानी कि बी की कोई फॉर्म लगी होती। देखो मैं आपको बता दूं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी मेन वर्ब होती है वो कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए आती है, उसके साथ कोई भी बी की फॉर्म लगी होगी। बी की फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वाज वर्ब, बीन या बीइंग लगी होगी। यहां पर तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, तो ये वाली संभावना तो खत्म हो गई। अब देखो जिरेंड होगा तो नाउन होगा, मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट होने की यहाँ पर संभावना नहीं इससे पहले, क्योंकि लिंकिंग वर्ब नहीं लग रहा। ऑब्जेक्ट ये नहीं है क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं है। सब्जेक्ट होने का यहाँ कोई मतलब नहीं, तो जिरेंड भी खत्म हो गया, जिरेंड होने की भी संभावना नहीं है।
फिर तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आया होगा, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव तो निश्चित तौर पर ही किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए लगाए जाते हैं। तो किसके लिए लगाया गया है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया गया है इस प्रोनाउन हु के लिए। भाई हु को ही तो कहा जा रहा है, वो केम, हु केम रनिंग, यानी कि ये जो रनिंग वाली एक्टिविटी है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक एडजेक्टिव है, और ये लगाया गया है हु के लिए। और प्रेजेंट पार्टिसिपल की एक दो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैंने अभी आपको पिछले सेंटेंस में बताई थी, वह फिर आपको दोहरा देता हूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एक तो कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करते हैं उस वर्ब के साथ जो आपकी सेंटेंस में मेन वर्ब लगी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करते हैं मेन वर्ब के साथ साथ, मतलब जब ये केम वाली एक्टिविटी हुई तो उसके साथ साथ ये वाली एक्टिविटी हुई। ठीक है, यानी कि जब वो आया तो वो ये करते हुए आया, बैकग्राउंड में एक्शन चल रहा था, दौड़ते हुए आया, एक हो गया चलते हुए आना, एक हो गया दौड़ते हुए आना। और दूसरी बात ये कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जिस नाउन प्रोनाउन के लिए लगाए जाते हैं वही इनका डूअर होता है, यानी कि रनिंग वाली एक्टिविटी हु ने ही की है और उसी टाइम पे की है जिस टाइम पे उसने ये वाली एक्टिविटी की। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली एक्टिविटी मेन वर्ब के साथ होने वाली एक्टिविटी होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली एक्टिविटी बैकग्राउंड में पीछे चल रही होती है इस वर्ब के साथ। हु केम रनिंग। अब देखिए ये जो रनिंग है, अब आपको यहां पर एक बात समझा देता हूं मैं। देखिए जो इन प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन ये गलत लगा हुआ है यहां पर, क्योंकि किसी कन्फाइनमेंट को, किसी बाउंड्री को, ये जो इन प्रीपोजिशन लगाया जाता है किसी कन्फाइनमेंट को या किसी बाउंड्री को रिफर करने के लिए लगाया जाता है। यानी कि यहां पर अगर आप लगा रहे हो इन द हाउस, अगर किसी की चूंकि किसी की बाउंड्री है, या आप लिख सकते हो इन इंडिया या इन द रूम, इन द ऑफिस, किसी भी कन्फाइनमेंट, यहां पे लिख देता हूं मैं कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का मतलब होता है क्लोज्ड बाउंड्री। कन्फाइनमेंट का मतलब होता है किसी क्लोज या बाउंड्री या क्लोज्ड स्पेसेस को, या जिन स्पेसेस की बाउंड्री होती है, जिन प्लेसेस की बाउंड्री होती है उनको कह देता है कन्फाइनमेंट। जैसे प्रिजन को कन्फाइनमेंट कहा जा सकता है, एक हॉस्पिटल को कन्फाइनमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी भी एक बिल्डिंग है, उसकी भी एक बाउंड्री है, एक क्लोज्ड स्पेस है ना। तो उन कन्फाइनमेंट या जिसकी भी कोई बाउंड्री हो, जिसको भी क्लोज्ड स्पेसेस के रूप में रिफर किया जा सकता हो, वहां पर इन प्रीपोजिशन को लगा दिया जाता है। और उस हिसाब से तो द हाउस के साथ इन सही है, क्योंकि हाउस का एक दायरा है, एक बाउंड्री है, एक कन्फाइनमेंट है, एक क्लोज स्पेस है वो। लेकिन यहां पर देखिए कि आप देखिए प्रीपोजिशन केवल ये सोच कर नहीं लगाते कि किस वर्ड को जोड़ा जा रहा है, हमें यह भी देखना होता है कि किस वर्ड को किस वर्ड से जोड़ा जा रहा है। तो यहां पर द हाउस को जोड़ा जा रहा है रनिंग से। अब देखिए ये जो रनिंग है ये एक इनवर्ड मूवमेंट को रिफर कर रही है। अगर ये आपका हाउस है तो रनिंग रिफर कर रही है एक इनवर्ड मूवमेंट को, कि कोई जो है बाहर से अंदर की तरफ भागते हुए आया। तो इस इनवर्ड मूवमेंट को यहां पर मैं लिख देता हूं इनवर्ड। इस इनवर्ड मूवमेंट को रिफर करने के लिए, इस इनवर्ड मूवमेंट को रिफर करने के लिए हम लगाते हैं इन टू। इनवर्ड मूवमेंट को रिफर करने के लिए हम प्रीपोजिशन लगाते हैं इन टू। तो यहां पर इन ना आके क्या लिखी जाएगी, इन टू लिखी जाएगी। जैसे देखिए मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूं यहां पर, मैं आपसे कहूं दे लिव्ड इन देयर ओन हाउस। ठीक है, तो ये नाउन हो गया और ये इन प्रीपोजिशन हो गई, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये पूरी की नाउन फ्रेज। ये नाउन और ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया इसका डिटर्मिनर, यानी कि ये नाउन फ्रेज इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर कोई इनवर्ड मूवमेंट तो है नहीं, इनके द्वारा हम एक हाउस को, एक क्लोज स्पेस को दिखा रहे हैं, और हमने इन प्रीपोजिशन सही यूज कर रखा है, लिफ्ट से जोड़ रखा है। लिफ्ट के मीनिंग में भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे मैं यहां पर लिखूं दे केम इन द रूम, ठीक है। अब देखो ये अगर रूम है,
ये अगर रूम है और केम एक ऐसी वर्ब है कि केम का मतलब तो यही होगा कि कोई बाहर से अंदर को आया, यही केम का मतलब हुआ। अगर कोई पहले ही अंदर था तो यहाँ से अगर यहाँ को आ गया वो तो उसको तो केम नहीं कहा जा सकता। अगर ये आपका रूम है इतना बड़ा, ये आपका रूम है और ये कहा जा रहा है कि द केम इन द रूम, तो रूम का इन तो आप तब लगा सकते थे जब केवल आप इस क्लोज्ड स्पेस को रिफर कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो मूवमेंट है, आपकी जो प्रोसेस है, केम वाली प्रोसेस, जो मूवमेंट है वो अंदर से अंदर को होती। और ये तो रिफर ही नहीं किया जा रहा केम से। केम कोई ऐसी वर्ब तो है नहीं। केम का मतलब तो ये हुआ कि कोई बाहर था, किचन में था या कहीं भी था, वो इस रूम में आया। तो ये क्या है? इनवर्ड मूवमेंट है, बाहर से अंदर को होने वाली मूवमेंट है। बाहर से अंदर को होने वाली मूवमेंट अगर है तो ये इनटू लगाया जाएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, पुट द जार इन द कप बोर्ड। ठीक है, तो कप बोर्ड आपका अगर ये है और ये है, ये हो गया आपका जार। तो पुट द जार इन द कप बोर्ड का मतलब क्या है कि जार बाहर है और अंदर रख दो। तो क्या है? इनवर्ड मूवमेंट है। इनवर्ड मूवमेंट है तो क्या लगाना चाहिए आपको? इनटू लगाना चाहिए। ये हो गया आपका इस सेंटेंस में गलती। आगे देख लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर? रनिंग इनटू द हाउस हो जाना चाहिए। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हो गया। विद द न्यूज अबाउट द अर्थक्वेक, विद हो गई प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया द न्यूज नाउन, और ये हो गया डिटर्मिनर यानी कि एडजेक्टिव नाउन फ्रेज। ये जो नाउन फ्रेज है द न्यूज, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गई। अबाउट फिर से एक प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया द अर्थक्वेक। अब देखो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करती हैं। तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है अबाउट द अर्थक्वेक, ये अबाउट द अर्थक्वेक जो प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाई गई है, प्रीपोजिशनल फ्रेज इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रीपोजिशन से जोड़कर बनी होती हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में क्यों लगाई गई है? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में लगाई गई है इस नाउन को बताने के लिए कि ये न्यूज़ किस बारे में थी। तो चूंकि नाउन को बताने के लिए लगाई गई है तो इसको कहा जाना चाहिए नाउन मॉडिफायर। नाउन मॉडिफायर या इसको कहा जाना चाहिए एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज इसीलिए कहा जाता है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव या एडवर्ब के फंक्शन में ही होती है। ये विद द न्यूज भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये किसके लिए लगाई गई है? ये लगाई गई है एक्चुअली में उस प्रोनाउन को रिफर करने के लिए। ये प्रोनाउन ही विद द न्यूज है ना, ही या हु विद द न्यूज, यानी कि उस पर्सन वो क्या था? न्यूज के साथ था, या न्यूज उसके पास न्यूज थी। तो अगर प्रोनाउन के लिए लगाई गई है तो इसको भी एडजेक्टिव फ्रेज ही कंसीडर करना पड़ेगा। हु केम रनिंग इन द हाउस विद द न्यूज, एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं अगर आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोनाउन के लिए लगाई गई है या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड कर रही है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वर्ब के मीनिंग में ऐड करना है, मानना है, इसको ज़्यादा सही होगा। ये कहा जा सकता है कि हु केम रनिंग इनटू द हाउस विद द न्यूज। तो ये जो है ना केम वर्ब को, इस केम वाली वर्ब के बारे में कुछ बता रही है कि वो ऐसे ही नहीं आया, न्यूज़ के साथ आया। तो अगर ये वर्ब के लिए लगाई गई है तो इसको एडवर्ब फ्रेज मानना चाहिए, तो भी सही है। दोनों तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है और ये कोई नई बात नहीं है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आपको मिलेंगी जहाँ पर एक ही सेंटेंस में लिखे हुए एक ही वर्ड या फ्रेज या क्लोज को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकेगा और दोनों ही तरीके से वो जस्टिफाइबल होगा। तो ये हो गए आपके 185 सेंटेंस। आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में बात करेंगे इससे आगे के सेंटेंसेस पर। अगर आपको किसी भी सेंटेंस से रिलेटेड या ग्रामर के किसी भी हिस्से से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।